नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी भी चल रही होगी। इनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना भाई, क्योंकि बिना रिवीजन के ये बिल्कुल नहीं चल पाएंगी चीज़ें, है ना। हम असम राइफल कर चुके हैं, सीआरपीएफ कर चुके हैं, एनआईए। अच्छा, इसमें बीच में से कुछ डिलीट किया है ना। अच्छा, जिसमें लिखा हुआ था कुछ, है ना। हाँ ठीक है, वही वही। चलिए भाई, आज हम एनआईए पे चलेंगे। वहां से हम एनआईए पे चलने वाले हैं। तो आपको कल पीडीएफ मिल गई थी, मैंने टेलीग्राम में भी डाली थी, मिल गई थी पूरे चैप्टर की। अब आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आओगे रोज, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के रोज आओगे पहले से ही। ये टॉपिक वैसे कल खत्म हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा सा मटेरियल बचेगा। और कल चाहे थोड़ी बहुत ये बढ़ जाए क्लास, लेकिन कल ही इसकी जो है फाइनल क्लास रहने वाली है। मिल गया है। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के आना है भाई, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। ठीक है, मिल गई थी, बढ़िया है। अब देखो, एनआईए के बारे में पूछा जाएगा। एनआईए की पहला सवाल बनेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहला सवाल तो फुल फॉर्म का ही बनेगा। घबराना मत भाई, फिर मैं कह रहा हूं कि घबरा के बीच रास्ते में मत रुक जाना। प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे इसका, और ऐसा करवाएंगे कि आपको पूरा घूम जाएगी दिमाग में चीजें। प्रैक्टिस सेट मैं केवल स्पेशली आप ही लोगों के लिए छुट्टी लेने की सोच रहा हूं ऑफिस से। मैं पहले ही 4.5 महीने से छुट्टी पे था। मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो गई हैं ऑफिस से। मैं पता होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं, और अब मुझे विदाउट पे छुट्टी मिलेगी। मतलब वहां मुझे फिर सैलरी नहीं मिलेगी उसकी, पर मैं उसे लेने की सोच रहा हूं केवल इसलिए क्योंकि आपके साथ 2 महीने मुझे प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ना है। 2 महीने जरूर, और 2 महीने में बहुत सारी चीजें घुमवा देंगे हम। अगर बच्चों ने जीएस के जीडी के प्रैक्टिस सेट लिए हों तो वो देख लेना। हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है, और आपके लिए तो और बेहतर करेंगे। पर घबरा मत जाना, बीच में ही थक मत जाना। जितनी चीजें याद हो रही हैं कर लो, जो नहीं हो पा रही बाद में कर लेना, बाद में कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए, कौन सी जॉब करते हो बेटा। मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ केंद्रीय सचिवालय में। जैसे आपने देखा होगा ना, अंकित सर जॉब करते थे पहले, तो जो जॉब वो करते थे वही जॉब मैं करता हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं है बस। जो कम याद हो रहा है ना, 20% 30% हो रहा है, रिवीजन करो। 40 हो रहा है, रिवीजन करो। और बाकी की चीजें छोड़ दो फिर आगे के लिए, ठीक है। चलिए, तो स्थापना 2009 में, स्थापना हुई 2009 में एनआईए की। और एनआईए का अधिनियम आया था 2008 में। 2008 में बेटा, ध्यान रखना है, 2008 में। नहीं बेटा, सब इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। जिससे आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी एसडीएम होते हैं, वो वाली रैंक होती है, उस पे हूं अभी पिछले 3 साल से। बाकी पहले और रैंक थी, उसके प्रमोशन के बाद ये सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए, अब भाई, अब ये बात नहीं, अब आ जाओ सीधे, पहले लास्ट में बात करेंगे। स्थापना 2009 में हुई एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और अधिनियम आया था 2008 में। अक्सर ऐसा होता है कि पहले एक्ट आता है, फिर उसके अनुसार कोई ना कोई चीज बन जाती है। पर क्या एसपीजी के मामले में उल्टा हुआ था? क्या एसपीजी के मामले में उल्टा हुआ था? एसपीजी पहले बना दी थी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद 1985 में, और उसका एक्ट क्या 3 साल बाद 1988 में आया था? हाँ या ना में बता दो बेशक, केवल हाँ या ना में बता दो बेटा, केवल हाँ या ना में। चलिए, तो ये इसका अधिनियम 2008 में आया, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। प्रमुख हैं दिनकर गुप्ता। पर मैं फिर कह रहा हूं कि ये वाले हम नाम बाद में एक बार रिवाइज करेंगे, हो सकता है जब तक बदल जाए। उसका उद्देश्य है भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करना। इन सब की जांच करना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। इन सब की जांच करना कि जो भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी को,
है ना, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य गंभीर अपराधों की जांच करना इसका उद्देश्य है। और 2019 में इसमें एक संशोधन हुआ है, और ध्यान रखना है बेटा कि अब ये साइबर अपराधों की जांच भी करेगी। पहले किन किन अपराधों की जांच कर रही थी? आतंकवाद की जांच, उग्रवाद की जांच, अन्य गंभीर अपराधों की जांच, पर 2019 के बाद से ये साइबर अपराधों की भी जांच करती है, साइबर अपराधों की भी जांच करती है। याद रखना है। तो एनआईए के लिए यह पूछा जाएगा। अब सीधे पूछा जाएगा काबुल गुरुद्वारा हमला कब हुआ? 2020 में हुआ। एनआईए ने अफगानिस्तान में जो सिखों पर हुए हमले की जांच की, और यह किसी भी भारतीय एजेंसी द्वारा विदेश में की गई पहली ऑथोराइज जांच है। अब आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा कि किसी भी भारतीय एजेंसी द्वारा विदेश में पहली आधिकारिक जांच, आधिकारिक का मतलब है जिसकी अथॉरिटी मिली हो, जिसके लिए आप ऑथराइज किए गए हो लिखित में। वैसे तो हमारी रॉ भी काम करती है, पर गवर्नमेंट नहीं बताती कि भैया हमने रॉ के 4 एजेंट पाकिस्तानियों तुम्हारे यहां भेजे हुए हैं। वो ऑथराइज नहीं है, वो अनऑथराइज है जो भी चलता है। पर ये तो मेरे शेरों ऑथराइज है। तो भारत की किसी भी एजेंसी द्वारा जो विदेशी में की गई पहली आधिकारिक जांच कौन सी है? तो वो काबुल गुरुद्वारा हमला, काबुल गुरुद्वारा जो हमला है वो है। ठीक है, चलिए। और फिर लंदन भारतीय उच्चायोग हमला 2023 में। लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है, जो हमारा दूतावास होता है, कहीं हम उसको दूतावास बोलते हैं, कहीं हम उसको उच्चायोग बोलते हैं। तो याद रखना है कि लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है उस पे हमला हुआ 2023 में। कब हुआ है? 2023 में, याद रखना है, उस पे हमला हुआ, और इसकी जांच भी एनआईए ने की है। तो एनआईए ने 2 बड़ी जांच विदेशों में कौन कौन से मामलों में की है? ठीक है, ठीक है विवेक भाई, ठीक है। एनआईए की 2 बड़ी जांच हैं, काबुल गुरुद्वारा हमला 2020 वाला, और लंदन भारतीय उच्चायोग हमला 2023 का। कौन सा है? 2023 का। अब कुछ राज्य स्तर की संस्थाएं देखो। एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, अभी तक हम केंद्र सरकार की संस्था देख रहे हैं, अभी तक हम केंद्र सरकार की संस्था देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं राज्य स्तर की। जैसे एटीएस है, शुरुआत 1990 में हुई। शुरुआत कब हुई है उसकी? 1990 में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, बेटा याद रखना है। ठीक है। और एटीएस को जब भी किसी स्थान पर विस्फोटक या बम होने की सूचना मिलती है तो उनके साथ एक और चीज चलती है, उसे हम बोलते हैं बम निरोधक दस्ता। तो बीडीएस पूछा जाएगा। बीडीएस क्या है? ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए। आपसे पूछा जाएगा एटीएस क्या है? तो भैया राज्य स्तर की एक ऐसी संस्था जो आतंकवाद के खिलाफ काम करती हो। बीडीएस क्या है? कि किसी भी बॉम्ब की सूचना मिलने पर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, उस बॉम्ब को इनएक्टिव करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए जो एजेंसी जाती है वो उसे बोलते हैं बीडीएस। क्या बोलते हैं? बीडीएस उसको बोला जाता है। और एक यूपी की एटीएस, तो क्योंकि यूपी का एग्जाम है, यह भी आपको पूछना पड़ेगा कि यूपी की एटीएस का मुख्यालय कहां पे है? लखनऊ में है। और गठन हुआ था 10 सितंबर 2007 को। कब हुआ है गठन इसका? 10 सितंबर 2007 को हुआ है। तो राज्य स्तर की संस्थाओं में एटीएस आती है। एनआईए किस में आती है? केंद्र स्तर की संस्था में आती है। राज्य स्तर की में क्या आता है बेटा? एटीएस आती है। और यूपी की एटीएस के बारे में 2007 में इसकी स्थापना हुई है और मुख्यालय सरोजिनी नगर लखनऊ में है। ठीक है। अब यूपी एसटीएफ भी है, वो तो एटीएस हो गई। एसटीएफ की फुल फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स। एसटीएफ की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स, बेटा याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि भैया इसकी स्थापना 1998 में हुई। जैसे यूपी एटीएस की 2007 में, यूपी एटीएस की जो स्थापना है 2007 में, उससे भी पहले यूपी में एसटीएफ चलती थी और उसका नाम था स्पेशल टास्क फोर्स। और सीधे सवाल आएगा कि यूपी एसटीएफ की स्थापना क्यों की गई? तो भाई एक कुख्यात गैंगस्टर था श्री प्रकाश शुक्ला।
इसके बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने के लिए यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था। यूपी से जरूर पूछेंगे सवाल, क्योंकि यूपी पुलिस में तो आप जा रहे हो, तो उम्मीद करेंगे कि यूपी के बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, पूछा जाएगा यूपी एसटीएफ की फुल फॉर्म, तो स्पेशल टास्क फोर्स है। स्थापना 1998 में हुई, कम से कम साल याद रखना। कारण क्या था, तो भैया एक गैंगस्टर था श्री प्रकाश शुक्ला, उसके आतंक को खत्म करने के लिए। इसका मुख्यालय भी कहां पे है, लखनऊ में है, ज्यादातर लखनऊ में मिलेगा आपको यूपी का। और इसका काम क्या क्या था, तो गैंगस्टर और माफिया इनके खिलाफ, परीक्षा धांधली और सॉल्वर गैंग इसके लिए बना था, अवैध तस्करी इसका, तो इन तीनों के दमन के लिए, यानी गैंगस्टर और माफिया जो है, परीक्षा में जो धांधलियां होती हैं, जो परीक्षा में धांधलियां होती हैं उनका, और सॉल्वर गैंग का दमन करने के लिए, और अवैध तस्करी का दमन करने के लिए ये इसका काम था असलियत में। और ये सादे कपड़ों में गुप्त तरीके से काम करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसटीएफ की ड्रेस किस रंग की होती है, यूपी एसटीएफ की ड्रेस किस रंग की होती है, बताओ बेटा। इनको बार बार रिवीजन करके याद करेंगे बेटा, और फिर इनका प्रैक्टिस करेंगे ना हम बार बार। एक चैप्टर कल खत्म होगा तो आप देखना बहुत सारे सवाल आपको वहीं तक याद होंगे, और फिर हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, तो याद वे वहां भी होंगे, पर याद आपको भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है चलिए, तो यूपीएसटीएफ की ये सवाल हो गए। 1998 उत्तर प्रदेश, कारण आपको पता होना चाहिए, मुख्यालय लखनऊ पता होना चाहिए, मुख्य कार्य एसटीएफ के ये हैं, और भैया सादे कपड़ों में, हाँ नो कलर, बहुत शानदार, सादे कपड़े, वाइट नहीं, कुछ भी हो सकता है बेटा, वाइट जरूरी थोड़ी है, सिंपल क्लोथ में, सिविल क्लोथ में, ठीक है, सिविल क्लोथ में ठीक है, तो सिविल क्लोथ में इसका यूज होता है। अब आपसे पूछा जाएगा एसटीएफ के ऐतिहासिक ऑपरेशन, जैसे हमने कल रॉ के ऐतिहासिक ऑपरेशन पढ़े थे, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हमने देखा था, स्माइलिंग बुद्धा देखा था, क्या 1998 में हुआ था, हाँ या ना, क्या 1998 में, क्या मई में, क्या इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, नहीं भैया, आपने ऑपरेशन शक्ति बता दिया। अच्छा, तो फिर वो कौन से टाइम में था, इंदिरा गांधी के टाइम में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो हर बात के लिए हाँ नहीं कहना है जब तक सही ना हो। तो देखो श्री प्रकाश शुक्ला थे एक गैंगस्टर, तो ध्यान रखना है, उसका एनकाउंटर किया। ददुआ और ठोकिया ये डकैत थे बेटा, इससे भी एसटीएफ ने, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने क्या किया है, इनको भी खत्म किया है। विकास दुबे, ये तो आपने सुना होगा, 5-6 साल पुराना ही मामला है, ठीक है, इसको समाप्त किया। और अतीक अहमद गिरोह को समाप्त किया, अतीक अहमद गिरोह को। तो यूपी एसटीएफ के ये 4 बहुत मुख्य काम हैं, और आपसे पूछा जाएगा, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जा रहे हो, तो इतना वो आपसे उम्मीद करेगा कि इतनी जानकारी आप रखोगे। ठीक है चलिए, तो स्थापना 4 मई 1998 उत्तर प्रदेश में। कारण, कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए मुख्यालय लखनऊ में है। मुख्य कार्य गैंगस्टर और माफिया, परीक्षा धांधली और सॉल्वर गैंग इनका दमन, अवैध तस्करी का दमन, और सादे कपड़ों में गुप्त तरीके से काम करना। तो बनी थी तो इसके लिए खास तौर पर श्री प्रकाश शुक्ला के लिए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण काम यहां याद रखेंगे कि श्री प्रकाश शुक्ला का खात्मा किया, ददुआ और ठोकिया नाम के याद रखना है डकैत थे, उनको खात्मा किया, विकास दुबे जिसने पुलिस वालों पे गोली चलवा दी थी उसका खात्मा किया, और बेटा माफिया अतीक अहमद गिरोह जो है उसके गुर्गों का खात्मा किया है। तो ये 4 महत्वपूर्ण काम यूपी एसटीएफ के खाते में आते हैं, यूपी एसटीएफ के खाते में आते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना है। तो ये आपको पता होंगे, दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराने नहीं हैं। ये पहले वाले बेटा थोड़े से पुराने हो गए हैं तो नहीं पता होगा। साइबर और तकनीकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, देखो, तो एक तो है मल्टी एजेंसी सेंटर, इसके लिए सीधा पूछा जाएगा, आईबी के तहत काम करती है ये, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आईबी का डायरेक्टर इसका भी चीफ होता है।
साइबर और तकनीकी सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा केवल और केवल ऐसे नहीं होती नॉर्मल वाली सुरक्षा में, तो हमारी जो कंप्यूटर वाला सिस्टम है, जो हमारी साइबर वाली सिक्योरिटी है, वो भी आ जाती है। क्योंकि कई बार इतना नुकसान हमें आतंकवादी भी नहीं कर सकते जितना नुकसान हमें कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके हो सकता है। तो इसलिए याद रखना है आपको कि भैया साइबर और तकनीकी सुरक्षा संस्थाएं, नोडल एजेंसी खुफिया ब्यूरो आईबी के तहत, मुख्यालय नई दिल्ली का प्रमुख आईबी का एक डायरेक्टर जो है इसका भी प्रमुख होता है। और याद रखना है ये सभी एजेंसियों के बीच इंटेलिजेंस साझा करती है, तभी तो नाम है मल्टी एजेंसी सेंटर। तो मल्टी एजेंसी सेंटर, इसके बारे में पूछा कैसे जाएगा। मल्टी एजेंसी सेंटर किसके तहत काम करती है? हाँ, इनका अपना अपना क्षेत्र है, इनका अपना अपना क्षेत्र है। क्योंकि देखो ये किसके बारे में काम करेगी, केवल डेटा के मामले में काम करेगी। एसटीएफ को बताया जाएगा भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम इस ऑपरेशन को अंजाम दोगे, एसटीएफ को अलग पता होगा। पुलिस का अलग काम है, एसटीएफ को अलग काम बता दिया कि भैया स्पेशल वाले जो मामले हैं, खास तौर पे जो खूंखार वाले मामले हैं आप देखोगे, तो सबका क्षेत्र तो बटा हुआ है। जैसे आईबी इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है देश के अंदर, कोई गड़बड़ ना हो जाए, रॉ बाहर जाके करती है, आईबी बाहर जाके नहीं करेगी, रॉ देश के अंदर नहीं करेगी। तो क्षेत्र तो सबका बटा हुआ है। बीएसएफ अलग बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए खड़ी है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल अलग बॉर्डर पे खड़ी हुई है, ठीक है। और उसी तरह आईटीबीपी अलग बॉर्डर पे खड़ी हुई है, तो सबका काम अलग है। सीआईएसएफ अलग काम करती है, पर ये कुल मिला के क्या कर रहे हैं, कुल मिला के ये सुरक्षा का ही काम कर रहे हैं। टोटल मिला के किसके लिए सब काम कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। वैसे ही वो तो फिजिकली इन चीजों को देख रहे हैं, पर हम पे आजकल हमला कंप्यूटर के थ्रू भी तो हो सकता है। कंप्यूटर के थ्रू नेटवर्क का यूज करके जो हमला हो सकता है, उसके लिए अलग एजेंसियां बनी हुई हैं। तो ऐसे ही उन्हीं एजेंसियों के बारे में हम बात कर रहे हैं अब, कि साइबर और तकनीकी सुरक्षा संस्थाएं, कि वो तो हमारे बॉर्डर्स को फिजिकली क्या कर रहे हैं, वो तो हमारे अंदर के देश को फिजिकली, बॉर्डर्स को फिजिकली सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं। पर अगर कंप्यूटर का यूज करके कोई नुकसान हो, तो उसमें पहली संस्था मल्टी एजेंसी सेंटर है, मल्टी एजेंसी सेंटर। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, पहले तो CERT इन इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो सर्ट इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। इसकी स्थापना 2004 में हुई, और इसकी स्थापना के लिए असलियत में हमारा जो IT एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, वो 2000 में आया था, उसकी धारा 70B में इसका प्रावधान है। यानी वो एक्ट आया तो उसमें लिख दिया कि जी धारा 70B में, 70B के तहत एक हमें ऐसी संस्था बनानी है, एक ऐसी संस्था बनानी है जिसका नाम ये होगा, ऐसे होगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और क्या करती है ये, साइबर हमलों के खिलाफ भारत की पहली प्रतिक्रिया। हम पे कोई भी साइबर हमला हो गया, इंटरनेट के माध्यम से हमला हो गया, मान लो हमारे किसी बैंकिंग सेक्टर को ही पूरा हैक कर लिया, हम बैंक में जा रहे हैं, खुल ही नहीं रहे किसी के भी रिकॉर्ड, किसके कितने पैसे हैं खुल ही नहीं रहे, सबके अकाउंट में 0 दिखा रहा है, यानी साइबर हमला हम पे कर दिया, हमारा पूरा का पूरा बिजली का ग्रिड ध्वस्त कर दिया। तो हम पे कोई भी साइबर हमला होगा तो उसमें सबसे पहले प्रतिक्रिया कौन देगा, तो सीधे सवाल आएगा कि भैया इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसकी स्थापना 2004 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ, और इसका आदर्श वाक्य है साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित, साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित। सवाल कैसे आएगा भैया, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन कब किया गया, 2004 में किया गया है, 2004 में किया गया है, ठीक है। चलिए, मुख्यालय इसका कहां पे है, नई दिल्ली में है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का आदर्श वाक्य क्या है, साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित। और याद रखना है, भारत की साइबर हमलों के खिलाफ पहली प्रतिक्रिया टीम कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये हमारी पहली टीम है बेटा। ठीक है, चलिए एक सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन है, इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं आते, एक बार आप नजर मार लेना, एक बार नजर मार लेना, बहुत ज्यादा सवाल यहां से नहीं आते हैं। अब आतंकवाद, सुरक्षा के लिए हमने कहा सुरक्षा और आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद दो ही तो हैं हमारे इसमें विषय। हम सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, पर सुरक्षा तो हमने देखा हर तरह की देख ली हमने, केवल आतंकवादियों से नहीं, अपने देश के अंदर इंडस्ट्री की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, कंप्यूटर वाली सुरक्षा, सारी सुरक्षाएं हमने देख ली। अब दूसरा इसी टॉपिक का पार्ट है आतंकवाद। तो आतंकवाद से संबंधित चीजें अब आपसे पूछी जाएंगी। आतंकवाद की सबसे पहले तो पूछी जाएगी परिभाषा कि भैया आतंक शब्द से हुई है, और आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जो किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है, किसी प्रकार का आतंक, भय का वातावरण पैदा करने के लिए जो काम किया जाए वो है आतंक। और बेटा याद रखना है, ऐसे काम, वो है आतंकवाद, और ऐसे काम करने वाले लोग हैं आतंकवादी। तो अगर ये परिभाषा कोई ऐसी नहीं है कि बिल्कुल इन्हीं शब्दों में पूछी जाएगी, तो अगर परिभाषा पूछी भी जाती है तो आप देख के ही पहचान लोगे कि भैया उत्पत्ति हुई है आतंक शब्द से, और आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जो किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाए, और ऐसा कार्य करने वालों को हम आतंकवादी कहते हैं। अब हमसे प्रमुख आतंकवादी संगठन पूछे जाएंगे। तो लिट्टे क्या है, सीधे सवाल आएगा, लिट्टे क्या है? तो ध्यान रखना है बेटा, लिट्टे है एक आतंकवादी संगठन। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? ये सवाल सीधे पूछा जाएगा। लिट्टे के संस्थापक तो वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन जो हैं वो लिट्टे के कौन हैं? वो बेटा याद रखना है, लिट्टे के सरगना हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए। और इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में तमिल भाषियों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना। देखो, श्रीलंका में बहुत सारे तमिल हैं। अब वो तमिल जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास वहां सिंगली लोग हैं और तमिल लोग हैं। तो तमिल लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, और भेदभाव होता है इसलिए हमें तो अलग राज्य चाहिए। और ऐसा सब लोगों का नहीं कहना, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। तो उन्होंने एक संगठन बनाया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, और इसके संस्थापक हैं वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। तो इनका उद्देश्य क्या है कि भैया श्रीलंका में तमिल बोलने वालों के लिए अलग राज्य, जैसे आप यहां देखते हो अलग राज्य, एक अलग देश टाइप, जैसे आप यहां देखते हो कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। कुछ लोग कैसी मांग करते हैं? खालिस्तान की, कि भाई हमें खालिस्तान अलग देश चाहिए। तो इनको एक अलग याद रखना है, स्वतंत्र राज्य बनाना है श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में जो तमिल भाषी हैं उनके लिए, और ये इसका उद्देश्य था। ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये फिर से देखो, आतंकवाद की परिभाषा आप बता दोगे, आप जवाब देना। मैं 4 सवाल पूछूंगा, आप जवाब देते रहना तुरंत। मैं पूछूंगा लिट्टे क्या है? नंबर 1 एक आतंकवादी संगठन है, या नंबर 2 एक एनजीओ है? पहला सवाल। दूसरा, लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईस्ट। दूसरा सवाल। तीसरा, लिट्टे की स्थापना कब हुई, 1976 या 1978? चौथा, लिट्टे के संस्थापक कौन है? तो भैया वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन हैं या जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, या जनरल परवेज मुशर्रफ हैं। और नंबर 5, लिट्टे का मकसद क्या है? तो भैया सिंघली लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाना, या तमिल बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाना। तो मैं ये कह रहा हूं, आपको ये रटना नहीं है, पूरी तरह याद नहीं करना, पर जब मैंने 5 चीज बताई, सवाल पूछे, तो आपके दिमाग में आ गया ना। ये तो केवल एक बार पढ़ने से आ गया। ये हमारे 6-7 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और इन 6 से एक दो सवाल अगर हमारा आता है
यानी इतना महत्वपूर्ण है कि इतने सवाल यहां से पक्के आने ही है। थोड़ी सी मेहनत करने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है थोड़ी सी मेहनत करने में, ठीक है। चलिए लिट्टे दुनिया का एकमात्र विद्रोही संगठन था जिसके पास अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तक थी। सीधे सवाल आ जाएगा भैया लिट्टे क्या था, तो दुनिया का एकमात्र विद्रोही संगठन जिसके पास अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, वो कौन सा था, आप कह दोगे लिट्टे। अब ये रटना थोड़ी है, एक बार देख लिया अब आपको याद रहेगा, एक बार और देख लेना पेपर से पहले, ये फैक्ट तो नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सी टाइगर्स शक्तिशाली नौसेना थी, एयर टाइगर्स हल्के विमान जिनसे इन्होंने कोलंबो पर हमले किए, और ब्लैक टाइगर्स ये आत्मघाती दस्ता था। तो ध्यान रखना है सी टाइगर्स, लिट्टे में सी टाइगर्स क्या है, शक्तिशाली नौसेना है। एयर टाइगर्स क्या है, हल्के विमान, कोलंबो पे हमला भी कर दिया था इससे। और ब्लैक टाइगर्स क्या था भैया, तो याद रखना है आत्मघाती दस्ता। आत्मघाती का मतलब होता है खुद को उड़ाना। क्या राजीव गांधी जी की हत्या उसी तरीके से नहीं हुई थी? आत्मघाती यानी खुद का ही घात कर ले, खुद को मार दे, लेकिन साथ में उस टारगेट को भी उड़ा दे जिससे ये संगठन मरवाना चाहता है। तो बेटा याद रखना है इनकी ये जो ब्लैक टाइगर वाली फोर्स है, ये इनका आत्मघाती दस्ता था। पूछा जाएगा लिट्टे का कौन सा हिस्सा उसका आत्मघाती दस्ता था, सी टाइगर्स, एयर टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स। सी टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स, एयर टाइगर्स, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब ये लिट्टे भारत से क्यों नाराज था कि 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ समझौता, और उसके तहत हमने श्रीलंका में दखल अंदाजी की, हमने वहां की सरकार का साथ दिया। जबकि लिट्टे क्या था, सरकार के खिलाफ। लिट्टे सरकार से क्या मांग रहा था बेटा, लिट्टे सरकार से मांग रहा था कि हमें अलग राज्य दो, हम तमिल बोलने वाले जो हैं, हमें तमिल जो बोलने वाले हैं, हमें अलग राज्य दे दो। लिट्टे का कहना यह था। अब ऐसे में सरकार से ही मांग रहा है, वो सरकार से लड़ेगा भी, उसको कमजोर भी करने की कोशिश करेगा, उसको हमला भी करेगा उस पर। और ऐसे में अगर भारत की सेना वहां की सरकार के साथ जाके खड़ी हो जाएगी और उस विद्रोह को दबाने की कोशिश करेगी, तो क्या लिट्टे हमारे खिलाफ होगा या नहीं होगा? क्या लिट्टे हमारे देश के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे उन लीडर्स के खिलाफ हो जाएगा या नहीं जिन्होंने ये डिसीजन लिया? हो जाएगा। तो ऐसे ही जब बेटा श्रीलंका समझौता हुआ भारत का श्रीलंका के साथ, और भारत ने अपनी सेना, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, यानी शांति स्थापित करने के लिए हमने अपनी सेना भेज दी श्रीलंका, तो लिट्टे ने इसे माना अपनी आजादी में दखल, और याद रखना है उसने भारतीय सेना के खिलाफ ही युद्ध कर दिया शुरू। भारतीय सेना के खिलाफ ही क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। तो इसीलिए लिट्टे का जो रहा है हमारे साथ 36 का आंकड़ा रहा है, ठीक है। 36 का आंकड़ा, ये क्लियर हुआ आपको कि क्यों लिट्टे हमारे खिलाफ, और लिट्टे का उद्देश्य क्या था, ये हुआ। और इसका जो ब्लैक टाइगर्स दस्ता है वो क्या है, आत्मघाती है, क्या है, ये क्लियर हुआ या नहीं होगा? बेटा ये श्रीलंका में चलता है, मैंने बताया ना, श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में जो तमिल बोलते हैं लोग, उनके लिए अलग राज्य मांग रहा था ये। और ये मांग अलग राज्य वाली जो होती है, मतलब एक तरह की अलग देश की मांग होती है, ये अलग देश की मांग ये होती है। चलिए, राजीव गांधी की हत्या देखो, अब ये सीधे सीधे जो हमने सेना भेजी ना, आईपीकेएफ का मतलब है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी भारत की शांति सेना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो ध्यान रखना है ये है आईपीकेएफ, आईपीकेएफ। तो राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में। और ये सीधे देखो, आईपीकेएफ भेजने के फैसले का बदला लेने के लिए लिट्टे की एक महिला आत्मघाती हमलावर धनु ने तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भारत के
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। उस घटना के बाद भारत ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसी चीज का ये हमारे यहाँ रिएक्शन निकल के आया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप श्रीलंका की सेना के साथ मिलके हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हो, लो हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान किसी देश के प्रधानमंत्री को मार देना, उससे बड़ा नुकसान क्या ही हो सकता है। तो वो इसी चीज का क्या किया है, उन्होंने बदला एक तरह से लेने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। चलिए अब 2009 में एक घटना हुई कि श्रीलंका ने कहा भैया ये वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन मारा गया, और ये प्रभाकरन मुख्य आदमी है, याद रखना यही वो आदमी है जो 1976 से ही लड़ता आ रहा है श्रीलंका की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो अलग राज्य की तमिल इलम की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो जब ये मर जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये जो गृह युद्ध चल रहा था, आपस में भी तो लड़ेंगे वो फिर, जो अपने लिए अलग राज्य मांग रहे हैं, क्या जिससे अलग मांग रहे हैं उसके साथ आराम से रहेंगे वो आपस में भी तो लड़ेंगे। ये सारा का सारा सिस्टम हुआ खत्म यहां पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल, तो 1978 में स्थापना हुई बब्बर खालसा इंटरनेशनल की, याद रखना है कब हुई है, 1978 में। ठीक है, इसके संस्थापक तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह बब्बर थे। और इसका उद्देश्य क्या है, देखो इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है बब्बर खालसा का। भारत से अलग पंजाब में खालिस्तान नामक स्वतंत्र राज्य, राज्य का मतलब वही है यहां कि एक अलग देश मांगते हैं ये लोग। इनकी मांग थी कि एक अलग देश हमें दिया जाए। तो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल 1978 में स्थापना हुई। तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह बब्बर ने स्थापना की, और उद्देश्य है, याद रखना है, खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। और इसके दो बहुत महत्वपूर्ण आपको यहां घटना पूछी जा सकती हैं कि एक तो 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट थी 182 कनिष्क नाम की, उसको हवा में ही बम से उड़ा दिया, हवा में बम से उड़ा दिया। ये लोग क्यों करते हैं ऐसा, आतंकवाद, आतंक फैलाना, ताकि इनकी नाजायज मांगों को सरकार मान ले, ताकि सरकार इनसे डर के कि भाई ये दोबारा ऐसा ना कर दे, कहीं फिर ऐसी घटना ना कर दें, तो इनकी नाजायज मांगों को सरकार के द्वारा मान लिया जाए, इसलिए इनके द्वारा ऐसा किया जाता है। तो 23 जून 1985 को भैया याद रखना है, सवाल आएगा कि एयर इंडिया की फ्लाइट 182 यानी कनिष्क को हवा में बम से उड़ाने का काम किसने किया, तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने किया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, तो 1978 में हुई। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे, तो तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह बब्बर थे। बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन का उद्देश्य क्या था, तो खालिस्तान नाम का एक अलग स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश बनाना इनका उद्देश्य है बेटा। और इन्होंने 1985 में कनिष्क यानी फ्लाइट 182 को उड़ा दिया। ठीक है, फिर 1995 पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या में आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह ने खुद को बम से उड़ा दिया। ध्यान रखना है, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, और उसमें बेटा दिलावर सिंह था हमलावर, उन्होंने खुद को उसने बम से उड़ा दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको यहां सामने जो दिख रही हैं, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। आपसे पूछा जाएगा अगर ये किससे जुड़ी हुई घटना है, तो लिट्टे से, राजीव गांधी की हत्या। लेकिन पूछा जाए एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को जो उड़ाया था, ये किससे जुड़ी हुई है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। और फिर सीधे पूछा जाएगा कि भाई पंजाब के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या की थी, वो किस संगठन ने करवाई थी, तो वो करवाई थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने, बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने। ठीक है, चलिए ये यहां सीधे सीधे देखना है। लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा भी क्या है, ये भी आतंकवादी संगठन है। तो पहली पहचान तो इनकी चाहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, चाहे लिट्टे है, चाहे लश्कर तैयबा है, कौन है, सारे के सारे
आतंकवादी संगठन है। तो LET, लश्कर ए तैयबा, इसका अर्थ क्या होता है अगर नॉर्मल देखें तो शुद्ध लोगों की सेना। अब ये शायद कितने भी अशुद्ध काम कर रहे हो, लेकिन ये खुद को शुद्ध मान के कर रहे हैं। डेट बेटा, डेट, एक बच्चा कह रहा है सर इतनी सारी डेट कैसे याद होंगी। डेट छोड़ के बाकी सब कर लो। अगर आप डेट नहीं कर सकते, डेट छोड़ के बाकी सब कर लो, मत दो ध्यान डेट पे, ठीक है। अब खुश, डेट छोड़ दो। चलिए ध्यान रखना है, लश्कर ए तैयबा तो शुद्ध लोगों की सेना, स्थापना 1980 के दशक में हुई इसकी। 1980 के दशक में लगभग एक आइडिया होना चाहिए। और इसके संस्थापक थे हाफिज सईद और जफर इकबाल। भाई लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय देखो, आपको मुख्यालय देखने को मिलते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अमेरिका में है। आपको मिलेगा कि WTO जो है विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है। आपको देखने को मिलेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है। लेकिन पाकिस्तान में आपको लश्कर ए तैयबा का कहां पे है, पाकिस्तान में है। देखो, और सीधे सवाल आएगा कि मुंबई पर जो 2006 में हमला हुआ था, 2006 में जो मुंबई पर हमला हुआ वो किसके द्वारा किया गया? लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया। लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया है। और भारत पर सबसे बड़ा हमला, भारत पर सबसे बड़ा हमला ध्यान रखना है, भारत पर सबसे बड़ा हमला ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? भारत पर सबसे बड़ा हमला। चलिए एक बार रिवाइज करिए ये पूरा रिवाइज करिए। स्थापना 1978, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। स्थापना 1978, तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह परमार, ठीक है। तलविंदर सिंह परमार और सुखदेव सिंह परमार, याद रखना है। भारत से अलग पंजाब राज्य में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। 23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को हवा में बम से उड़ाया। ये सारी घटनाएं यहां पे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये सारी घटनाएं हो जाएंगी यहां पे, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया है कि भैया लश्कर ए तैयबा शुद्ध लोगों की सेना है। स्थापना 1980 के दशक में हुई। संस्थापक हैं हाफिज सईद और जफर इकबाल। मुख्यालय पाकिस्तान है, ठीक है। और मुंबई पर हमला हुआ है। ये डेट भी दे रखी है, ये लाइन गलती से पड़ गई है बीच में, तो हटा लेना बेटा। ये डेट ये करेक्ट है, 26/11/2008। मैंने उस टाइम बीकॉम कर ली थी, मुझे याद तो था थोड़ा सा, फिर भी मैंने एक बार कंफ्यूजन दूर कर लिया है। तो 26/11/2008, ठीक है। और एकमात्र जीवित आतंकवादी इसमें कौन पकड़ा गया था? तो अजमल कसाब पकड़ा गया था। अजमल कसाब पकड़ा गया था। ये सारा का सारा यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब मैं महत्वपूर्ण चीजों का एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको। देखो जल्दी से देखो, महत्वपूर्ण। NIA की स्थापना पूछी जाएगी बेटा 2009। देखो जो मैं कह रहा हूं एक बार ये जरूर ध्यान से देखना। NIA का अधिनियम कब आया? 2008 में। NIA किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। NIA किस किस के खिलाफ काम करती है? तो आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद, अन्य गंभीर अपराधों की जांच करती है। और 2019 के संशोधन के बाद बेटा ये साइबर अपराधों की भी जांच करती है। करती है? हाँ जी करती है। भारत ने पहली बार NIA ने बाहर जाकर विदेश में कोई जांच की थी। कौन से मामले में? काबुल गुरुद्वारा हमला में। काबिल गुरुद्वारा हमला में बेटा। और लंदन भारतीय उच्चायोग हमला, ये 2 हमले विदेश में हुए और NIA ने इनमें क्या की थी? जांच की थी। तो ये हमारे लिए खास है। ATS क्या है? तो बेटा याद रखना है ये राज्य स्तर की संस्थाएं हैं। ATS की शुरुआत 1990 में हुई, ठीक है। महाराष्ट्र पुलिस ने की थी, आफ्ताब अहमद खान जी ने। और याद रखना है एक BDS है। BDS क्या होता है कि ATS जब भी ऐसी जगह जाएगी जहां विस्फोटक या बम है तो सहायता के लिए ये BDS भी चलता है। UPATS का गठन 2007 में हुआ और सरोजनी नगर लखनऊ में इसका मुख्यालय है। UPSTF की स्थापना 1998 में हुई थी। कारण था बेटा श्री प्रकाश शुक्ला नाम का एक कुख्यात गैंगस्टर था, उसके बढ़ते आतंक को खत्म करने के लिए। तो यूपी की ATS भी और STF भी दोनों का मुख्यालय लखनऊ में है। और इसका STF का मुख्य काम है गैंगस्टर और माफिया का दमन, परीक्षा धांधली को रोकना, सॉल्वर गैंग का दमन, अवैध तस्करी का दमन। और ये सादे कपड़ों में गुप्त तरीके से काम करती है, ठीक है। चलिए जो UPSTF के ऐतिहासिक ऑपरेशन तो श्री प्रकाश शुक्ला वाला ऑपरेशन STF ने किया। ददुआ और ठोकिया जो
ददुआ और ठोकिया जो डकैत थे, किसने ठोके? एसटीएफ ने ठोके। विकास दुबे एसटीएफ ने मारा। और अतीक अहमद का गिरोह का जो पर्दाफाश किया है पूरा, तो वो भी किसने किया है? कार्रवाई जो की गई है वो भी यूपी एसटीएफ के द्वारा की गई है। साइबर के लिए हमारी एक तो मल्टी एजेंसी काम करता है सेंटर, एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम काम करती है। ये दोनों ध्यान रखना है, हमारी साइबर सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आतंकवादी संगठनों में बेटा लिट्टे महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल है। स्थापना 1976 में हुई। संस्थापक वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन है। मकसद श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में जो तमिल भाषी लोग हैं उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना, ये लिट्टे का उद्देश्य था। कौन सा संगठन एकमात्र ऐसा है जिसके पास अपनी थल सेना, नौसेना और वायुसेना तक थी? दुनिया का एकमात्र विद्रोही आतंकी संगठन जिसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा लिट्टे, ये लिट्टे हो जाएगा। सी टाइगर्स इसी का हिस्सा था, एयर टाइगर्स इसी का हिस्सा था, ब्लैक टाइगर्स इसका आत्मघाती दस्ता था। भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी? 1987 में भेजी। ये शांति सेना किसके खिलाफ काम कर रही थी? लिट्टे के खिलाफ काम कर रही थी। क्या लिट्टे ने इसका बदला लिया? लिट्टे ने इसका बदला लिया। कब लिया? 1991 में, जब राजीव गांधी जी को एक आत्मघाती ने अपने बम हमले से उड़ा दिया, तो तब ध्यान रखना है, तब यही काम कर रही थी, यही बदले की भावना उनके पीछे काम कर रही थी। इसका जो संस्थापक था वी प्रभाकरन, कब मारा गया? 2009 में। डेट मत याद करना, 2009 का आइडिया रखना बस। 2009 में मारा गया, ठीक है। और लगभग 30 साल से चला आ रहा गृह युद्ध भी खत्म हो गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल मैंने 2 बार पहले ही रिवाइज करवा दिया। लश्कर ए तैयबा का अर्थ शुद्ध लोगों की सेना, स्थापना 1980 के दशक में। हाफिज सईद ये तो अभी भी वहां पे है, आपको पता होगा। हाफिज सईद तो अभी भी वहां पे है, ठीक है, वहां दिखता रहता है कभी कभी। और पाकिस्तान में मुख्यालय है लश्कर ए तैयबा का। और एलईटी का जो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, एक बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया भारत में, 26/11/2008 को मुंबई हमला किया था लश्कर ए तैयबा। सवाल पूछा जाएगा, भैया मुंबई हमले का संबंध किस संगठन से है? मुंबई हमले का संबंध किस संगठन से? विकास को यह पता करना है कोर्स कब खत्म होगा। विकास मैंने कह दिया बेटा, यूपी पुलिस का कोर्स तो अभी शुरू ही हुआ था और ये स्पेशल टॉपिक करवा रहे हैं शुरू में, यही बड़े बड़े टॉपिक हैं। होमगार्ड वाले बच्चों को अगर पता करना हो अभी कितने स्पेशल टॉपिक और बचे हैं, ये आप अपने सिलेबस में देख लो। और हर टॉपिक के लिए 4 दिन मान लो, 4 दिन, तो उतना टाइम अभी इसमें लगेगा बेटा। इसमें मैं फिर समझाते समझाते हार गया हूं आप लोगों को कि हमें सिलेक्शन लेना है या कोर्स पूरा करना है। अगर मुझे इस तरह की पढ़ाई मिल रही हो तो मैं चाहूंगा कि मुझे रोज मिले ये पढ़ाई, एग्जाम से पहले दिन तक मिले। मुझे नहीं पता आप किस अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं, और अगर ये अप्रोच है आपकी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना कर जाए बेटा। बहुत सपने हैं आप लोगों के घर वालों के, ये अप्रोच नुकसान कर जाएगी। पढ़ो जितना मिल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हम इसको आधे में भी निपटा सकता हूं मैं, और आप फिर एग्जाम में देखोगे कि सवाल तो नहीं मिला, सवाल नहीं मिला, हाँ सवाल नहीं मिला। तो सवाल हमें चाहिए, कोशिश मैं भी कर रहा हूं, थोड़ी सी कोशिश आप भी करो, बाकी प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ये सब चीज़ें आपके उंगलियों पे होंगी, लेकिन होंगी उसी की उंगली पे जो पेशेंस के साथ पढ़ता रहेगा। सिलेक्शन केवल और केवल 4 शब्दों को याद करना नहीं होता। सफलता जीवन में तब मिलती है जब हम में सारे गुण सफलता पाने के हों, हमारे अंदर धैर्य हो। आप पुरानी चीज़ों का रिवीजन साथ साथ करते रहो ताकि आपका पुराना कुछ पेंडिंग ना रहे। 10 मिनट 15 मिनट रोजाना, बस मेरे टॉपिक्स का केवल 15 मिनट रोजाना रिवीजन कर लो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, कैसे करेंगे मैं समझा ही सकता हूं, लेकिन फिर भी करना आपका काम है। और जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना ही नहीं है उसका मैं जबरदस्ती करवा भी नहीं पाऊंगा, ये भी पक्का है। चलिए, तो खालिस्तान कमांडो फोर्स बेटा ये 1986 में बनी। देखो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ, तो सीधा सवाल आएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? 1984 में। और खालिस्तान कमांडो फोर्स बनी, मनवीर सिंह चहड़ू ने बनाई थी बेटा, उद्देश्य संस्थापक थे ये। और इसका भी सेम वही है, जो बब्बर खालसा था ना,
उसी के जैसा ये भी है पंजाब में खालिस्तान नाम के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, इसका भी उद्देश्य है। हमास बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ध्यान रखना है। तो हमास की जो स्थापना 1987 में, डेट छोड़ दो क्योंकि डेट के लिए आप मना कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो हमास के संस्थापक हैं शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन, मुख्यालय गाजा पट्टी में है। आप देखते तो हो, जब भी आप इजराइल की लड़ाई देखते हो तो आप किससे देखते हो? हमास से देखते हो। हमास से देखते हो या नहीं देखते हो? तो हमास से देखते हैं हम, ठीक है। तो हमास के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा तोड़कर हमला किया, करीब 1200 लोग मरे और 200 से अधिक लोगों को इन्होंने बंधक बना लिया। जवाब में इजराइल ने गाजा में एक ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया था, और ध्यान रखना है ये अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना, ये उसका है कि भैया 2026 तक एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। तो देखो, फलस्तीन और हमास, बहुत डीप में तो जाने की जरूरत नहीं है, याद रखना है फलस्तीन अलग है, इजराइल अलग है, दोनों के बीच खूब सारा संघर्ष है। और फलस्तीन में खास तौर पे जिस संगठन से खास तौर पे इजराइल का संघर्ष रहता है, उसका नाम हमास है, ठीक है। तो हमास को बहुत सारे लोग तो ऐसे मानते हैं कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है, और बहुत सारे लोग उसे आतंकियों की संगठन में रखते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे लेकिन पूछेगा तो उसे आतंकी संगठन के हिसाब से पूछेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं उस तरह के, वो उसे उसी दिशा में मानते हैं, उसी तरह से मानते हैं, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारे लोग की अलग राय हो सकती है, पर हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, और क्योंकि ये थोड़ा विवादित विषय है तो हम जितनी इसमें हमें जानकारी चाहिए उसके अलावा हम इसमें ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अलकायदा। हाँ बेटा, अलकायदा का अर्थ है आधार। जैसे लिट्टे देखा था हमने, लिट्टे नहीं, लश्कर तैयबा, LET, ऐसे ही अरबी में अलकायदा को कहते हैं, ये लास्ट है आज के लिए, आधार। स्थापना 1988 में हुई। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण दुनिया के जो संगठन हैं उनकी स्थापना चाहे कहीं भी हो, लेकिन आतंक की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उन सब का गढ़ आपको पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, स्थापना हुई है इसकी 1988 में। संस्थापक देखो, 2 महापुरुष हैं, ये महापुरुष है, देखो भाई, ये महापुरुष ही मानते हैं लोग बहुत सारे। तो इनको भाई, आतंकवादी किसी के लिए महापुरुष नहीं हो सकता, अगर कोई मानता है तो उसको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम, ये अलकायदा के संस्थापक कौन हैं? ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम, बेटा याद रखना है, ठीक है। चलिए, पृष्ठभूमि क्या है? तो सोवियत अफगान युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाकों को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने ही इनको क्रिएट किया। शुरुआत में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने इनको क्रिएट किया, और फिर ये अमेरिका पे ही भारी पड़ गए, ठीक है। मैं यही कह रहा हूं ना कि आतंक को हम कितना भी आश्रय देने की कोशिश करें, वो कल को हमें ही खा जाएगा, वो किसी भी उस व्यक्ति को खा जाएगा जो उसे दाना पानी दे रहा है। तो सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा इसमें, ये शायद पृष्ठभूमि आपसे इतनी ना भी पूछे, संस्थापक पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, इसका अर्थ पूछ सकता है, और सवाल यहां से पूछे जाने की ज्यादा संभावना है कि 2001 में जो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पे जो 2 टावर थे बिजनेस के लिए बने हुए, उनको जो हवाई जहाजों से हमला करके गिराया था, लाखों तो नहीं पर हजारों जिसमें निर्दोष मारे गए, तो ध्यान रखना है वो किसने किया था? वो घृणित काम किया था अलकायदा ने किया था, अलकायदा ने। तो न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में हमला अलकायदा के द्वारा किया गया, ठीक है, अलकायदा के द्वारा। तो ध्यान रखना है, ये 2001 में हमला हुआ था, और इसकी मौत कब हुई है ओसामा बिन लादेन की? 2011 में। कहां? तो क्योंकि इसने ये काम करने के बाद ये गया पाकिस्तान के पास कि जी मैं इतना बेहतरीन काम करके आया हूं दुनिया में, मैंने इतने लोगों को मारा है, अब आप बताओ मुझे कौन शरण देगा? तो पाकिस्तान ने हाथ उठाया, आजा बेटा, तू तो मेरा सबसे प्यारा बेटा है, और पाकिस्तान ने अपने एबटाबाद में उसको रख लिया था। तो भैया फिर वहां पे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाया था, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। उस ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान के
अंदर ही मौत के घाट उतारा। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, ये तो आपको वैसे भी जाननी है, ठीक है। तो सीधे देखो, दोबारा एक बार देखते हैं, लास्ट 2 मिनट बची है क्लास की, खत्म कर देते हैं। अरबी में अलकायदा का अर्थ आधार है। स्थापना कब हुई अलकायदा की? 1988 में। कहां पे हुई? तो पाकिस्तान, यानी जन्मभूमि है अलकायदा की। ओसामा बिन लादेन और बेटा अब्दुल्ला आजम जैसे प्रभाकरण लिट्टे का था। शुरुआत सोवियत अफगान युद्ध के दौरान हुई थी। सोवियत यानी रूस और अफगान का युद्ध हुआ, और सोवियत के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों को संगठित करने के लिए, यानी इसमें वो लोग इकट्ठे हुए थे जो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने थे, जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। चलिए, और ये न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर हमला कब हुआ है? तो ध्यान रखना है कि 11 सितंबर को। अमेरिका में इसको उल्टा लिखते हैं ना, तो पहले वो डेट नहीं लिखते, पहले वो महीना लिखते हैं। तो 9/11, 11/9 को वो 9/11 लिख देते हैं, ठीक है। तो कुल 4 हवाई जहाजों का अपहरण हुआ था, और वो फिर ट्विन टावर से टकरा गए। 2 टावर थे बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस के 2 टावर थे, उनसे टकराए, उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोगों को मौत के घाट एक तरह से इन लोगों ने उतार दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत किस ऑपरेशन के तहत हुई? तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत हुई। कहां पे मिला था ये? पाकिस्तान में मिला था। किसने मारा? अमेरिका ने मारा, और एबटाबाद में। कहां पे? एबटाबाद में, ठीक है, एबटाबाद में इसको मारा गया था। मैं देख लूं कितने क्वेश्चन, कितने और हैं लगभग। हाँ, कल ये खत्म हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगा बेटा, और कल इसके साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्या आपकी 7 बजे कोई क्लास होती है? हाँ, ये 31 पेज है। हाँ बेटा, शायद क्वेश्चन कल ना हो पाए, क्वेश्चन शायद कल ना हो पाए। आपकी इसके बाद कोई क्लास होती है? बताओ जल्दी से, इसके बाद कोई क्लास होती है आपकी? इसके बाद कोई क्लास होती है? याद बेटा, जितनी चीजें हो रही हैं उतनी कर लो, सारी चीजें क्लास में नहीं हो सकती यार, याद कैसे हो जाएंगी? हम लोग इतने शार्प बुद्धि के होते तो अब तक नौकरी नहीं कर रहे होते कहीं। थोड़ा सा तो मेहनत अभी करनी पड़ेगी इसमें, और खासतौर पे इन चीजों को नहीं होती तो कल इसको थोड़ा बहुत आगे खींचना हो तो खींच लेंगे ना। अगर टॉपिक खत्म करने के बाद हमें क्वेश्चन भी कल ही करने हो तो थोड़ा खींच सकते हैं या नहीं, ये बताओ। कल इसका तिया पांचा फाइनल करें? थम्सअप कर दो अगर चाहते हो कि कल ही जी जो भी है फाइनल करो। एक आपको आइडिया लगेगा सवाल भी कैसे पूछे जाते हैं, कैसे बन सकते हैं। डेट्स पे ध्यान मत दोगे, डेट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो बाकी चीजें आपको हो जाएंगी याद, चिंता मत करो। अभी टाइम है ना, अभी तो होमगार्ड के लिए भी 2 महीने हैं। तो 2 महीने क्या करेंगे? अगर आज ही सब कुछ याद हो जाएगा तो 2 महीने भी तो कुछ करेंगे हम। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ ही इतना ही रखते हैं, कल फिर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।